नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजीला अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजीला जाइस। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है जिस पे लगातार चर्चा चल रही, क्योंकि जब अनवरत बिना रुके हुए बिजली सप्लाई की बात की जाती है और साथ में ये भी बात की जाती है कि पर्यावरण का भी संरक्षण होना चाहिए, ऐसे में बार बार घूम फिर करके पूरी दुनिया पहुंच जाती है न्यूक्लियर एनर्जी पे। भारत भी न्यूक्लियर एनर्जी पर ही पहुंच रहा है। जब हम विकसित भारत बनाने की बात करते हैं कि 2047 तक हमें विकसित भारत बना लेना है और 100 गीगावाट तक की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमें उसको पूरा करना है, तो ऐसे में जो ट्रेडिशनल तरीके हैं जहां हम थर्मल एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ या फिर हाइड्रो एनर्जी हुआ या सोलर एनर्जी, ये सारे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर उतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर हम तेल को जला करके, गैस को जला करके बिजली बनाते तो पोल्यूशन उससे होता है। दूसरा, अगर बात करें हम हाइड्रो एनर्जी की बात करते कि डैम्स बना करके, तो अब सिनेरियो चेंज हो गया है। बड़े बांध बनाना लगभग बंद करते जा रहे हैं क्योंकि उसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, रिहेबिलिटेशन का प्रॉब्लम आने लग जाता है, एनवायरनमेंट के कई सारे हजार्ड्स पैदा होने लग जाते हैं। तो उस असंतुलन को भी दूर करना जरूरी था और ये देखना था कि अनवरत रूप से ऊर्जा की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके और पर्यावरण को भी बचाया जा सके। ऐसे में एक ही विकल्प बचता था कि परमाणु ऊर्जा की तरफ जाए देश। तो देखिए, ये बिल लाया गया है, हालांकि आपके यहाँ शांति दिख रहा है, तो SHANETI, अगर हम यहाँ देखें तो सस्टेनेबल हार्शनिंग और हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या है तो इसे समझें। यहाँ पर मैं सीधे सरकार के शब्दों को यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक बिल नहीं है, बल्कि यह विकसित भारत के सुरक्षित, स्वच्छ और मजबूत भविष्य की नींव है। इस बात को समझना होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग शांति। ये जो बिल लाया गया है, ये क्यों लाया गया है? भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए लाया गया है और जिसकी शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी। और इसमें एक कदम जब अमेरिका के साथ भारत का सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी तब हमने काफ़ी बढ़ाया था। हालांकि हमारे दो जो परमाणु परीक्षण किए गए थे उससे बहुत सारी इसमें रुकावटें भी पैदा हुई। वही हमारी रुकावट का एक बड़ा कारण था। फिर कुछ तकनीक की बात होती कि हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं रही या फिर उस तकनीक को प्राप्त करने के लिए हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं रहे। दूसरी बात, इस सेक्टर को भी क्या किया गया कि पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया, ओनली फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। ऐसे में जो निजी क्षेत्र जो कोशिश कर सकता था वो भी इस क्षेत्र में कोशिश नहीं कर पाया। तो चलिए उन सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या है। तो संसद में शांति विधेयक जो है उसे 2025 को पास कर दिया, दोनों हाउसेस से पास हो चुका है। और क्यों इसकी आवश्यकता को समझे कि 2047 तक भारत को विकसित भारत में ट्रांसफॉर्म करने का जो लक्ष्य रखा हमारी सरकार ने, इसके लिए जरूरत है 100 गीगावाट एनर्जी। और वो भी किससे जनरेट करेंगे हम? परमाणु ऊर्जा से। तो ध्यान रखिएगा, अब इसमें क्या नई चीज आ रही है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी, FDI भी इसमें बढ़ाया जा रहा है, विदेशी पार्टनर्स को भी यहाँ पे शामिल करने की अब सहमति होगी। अब लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं। तो पहला सवाल कि अगर भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, उसके बावजूद भी भारत यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में आखिर पीछे क्यों है? अब सरकार आगे बढ़ना चाह रही है तो किस तरीके से और अब क्यों ऐसी जरूरतें महसूस हुई? इस मुद्दे पर अगर हम पूरी बातचीत करें तो सबसे पहले इस बात को भी जानना होगा कि आखिर ये न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है, कहां से आती है और कैसे न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बिजली बनाते हैं। तो इस चीज को जानने के लिए जरूरी होगा कि हम यहां पे जाने उन सारी बातों को। तो देखिए, हम बात करते हैं यहां पर। देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें कि किसी भी तरह की जो एनर्जी की अगर हम बात करें कि जस्ट अ मिनट, चलिए, तो न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखते हैं यहाँ कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी हम थर्मल पावर स्टेशन देखते हैं तो वहां पर होता क्या है, इसे समझते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए ये एक समझ जाइए एक भट्टी है जिसमें यहाँ पर कोई जो
ईंधन है उसे जलाया जा रहा है। एक बड़ा सा यूं समझिए एक बर्तन है और इसमें यूं समझिए कि इसमें वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है और एक ये जो है यहाँ से एक हम देखेंगे एक ये एक पाइप है और इस पाइप में लगा दी जाती है टरबाइन, राइट। और ये जो टरबाइन है जब ये चलेगी तो ये जो डायनामो है यहाँ से बिजली बनेगी और फिर वो ग्रिड में चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी जो बन रही तो किससे बन रही, भाप से बन रही है। किससे, भाप से। पानी को बॉईल किया जा रहा है। अब यहाँ पे चाहे आप फ्यूल किसी भी तरह का इस्तेमाल करें, लकड़ी जलाइए, कोयला जलाइए, गैस को जलाइए, डीजल को जलाइए, नैप्थलीन वगैरह कुछ भी जलाइए, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम वही है। सिर्फ यहां बदलाव क्या आएगा कि यहां पर जो एनर्जी के लिए जो हम सोर्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो होगा न्यूक्लियर। ये समझिएगा न्यूक्लियर फ्यूल होगा। अब ये न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, तो परमाणु एनर्जी जो है अगर हम बात करें तो यहां पर जो एटम होता है उसकी बात करें तो उसमें से जो न्यूक्लियस होता है उसका, जब ये आपस में टकराते हैं तो जो न्यूक्लियस से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यहाँ यूज करें, क्योंकि एनर्जी मतलब वहां से एनर्जी बहुत ज्यादा, तो रोशनी, ताप ये निकलेगा, हीट निकलेगी, तो उसी को अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर फिशन, राइट। तो यहाँ दो तरह की तकनीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एक फिजन का है, ये तो फ्यूजन होता है, एक फिजन होता है। तो यहाँ पे विखंडन जो फिजन की टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल की जाती है और ईंधन के तौर पे यहाँ पे यूरेनियम जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। और तरीका वही है कि पानी को गर्म करना है, भाप बनेगी, भाप से टरबाइन घूमेगी और फिर उससे बिजली बनेगी। कुल मिला के वही तरीका जो कि ट्रेडिशनल किसी भी तरह के थर्मल पावर स्टेशन पे हम देखते हैं उसी तरीके से। और इसी टरबाइन को अगर ऊपर से पानी गिराया जाएगा तो हाइड्रो पावर बन जाएगा कि ऊपर डैम है, डैम का पानी नीचे गिर रहा है, सुरंग में से आ रहा है, टरबाइन घूम रही है, तो हाइड्रो पावर। कुल मिलाकर के डायनामो के सिद्धांत पर अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत को आखिर न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ रही है। इस बात को जानते हैं कि आखिर भारत को न्यूक्लियर एनर्जी की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए इतना तो सब समझिए कि अगर हमें विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा, विकास करना है आर्थिक तरक्की करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था अगर चलाना है तो अर्थव्यवस्था में सबसे जरूरी की एनर्जी होती है। देखिए चाहे कोई मशीन चलाना हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करना हो, हर जगह पे हम देखेंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। और कोई भी, अब तो आज एआई की दुनिया है, कंप्यूटर का जगत है, पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब कैसे चलते हैं। अगर हम बात करें कि बड़े बड़े जो सर्वर्स होते हैं, एआई के जो सेंटर्स होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं, ये बड़े पैमाने पे ऊर्जा इसमें खर्च होती है। और वो ऊर्जा अगर हम थर्मल पावर से लेंगे तो तय मानिए कि बहुत सारे हार्मफुल गैसेस का इमिशन होगा। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में कम फ्यूल में ज्यादा एनर्जी मिलती है। सेकेंडरी, इसमें किसी भी तरह का जो फ्यूल बर्न अगर होता है तो ऐसे इमिशंस नहीं होते हैं जिससे कि हवा में कोई विषैली गैस घुले। सिर्फ इतना जरूर आता है कि जो न्यूक्लियर जो वेस्ट होता है उस कचरे को बहुत संभाल करके रखना होता है, क्योंकि अगर वो सीधे हमने लैंड में डाल दिया तो उसके कारण रेडिएशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए वैज्ञानिक तरीके हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो भारत में अगर हम बात करें कि भारत में न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत क्यों है, तो देखिए भारत में बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही है। आबादी अगर बढ़ रही है तो उस आबादी को और आर्थिक विकास को क्या चाहिए होगा, बिजली चाहिए होगा। ऐसे में जब अगर सरकार का टारगेट है कि 8 और 9% की ग्रोथ रेट देश को मिल सके ताकि हम गरीबी दूर कर सकें और भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश के उस ग्रुप में लेकर के जा सके, तो उसके लिए जरूरी है पर्याप्त बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति होती रहे। तो ऐसे में अगर मान लीजिए बिना पर्याप्त बिजली के आर्थिक विकास सुनिश्चित करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या करना पड़ेगा, जो पुराने जो साधन उनसे क्या समस्या है, कोयले से प्रदूषण बढ़ता है। अगर हम तेल या गैस इस्तेमाल करते हैं तो ये दुनिया के दूसरे देशों से मंगानी पड़ती है। अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, विंड एनर्जी की, तो ये सब चीजें मौसम के ऊपर निर्भर हैं। तो इनसे निर्बाध, हम कहते हैं ना कि विदाउट एनी इंटरप्शन, अनइंटरप्टेड, वो पॉसिबल नहीं कि बिजली की सप्लाई लगातार 24/7 हो सके। ऐसे में जब ये तरीका दिखता है, दुनिया में ऑलरेडी परमाणु बिजली से चल रही हैं, भारत में भी इस तरह के विकास हो चुके हैं। तो विकल्प है कि 24x अगर हमें बिजली चाहिए, और भारत को देखिए कितना, एक और है, एक टारगेट है हमारा कि 2070 तक नेट जीरो, जो एक टारगेट रखा है भारत ने कि पूरी तरह से
प्रदूषण मुक्त भारत बनाना है तो भी जरूरत पड़ेगी कि हम बिजली, क्योंकि देखिए आर्थिक तरक्की करना है तो बिजली चाहिए, और बिजली अगर हम कोयले से लेंगे, गैस से लेंगे तो समस्या होगी। अगर हम इन पे सोलर पे या विंड पे डिपेंड होंगे तो मौसम पे डिपेंडेंट है तो समस्या होगी। तो आर्थिक तरक्की भी चाहिए, पॉल्यूशन भी ना हो, 2070 तक नेट जीरो पे लेकर के जाना है, तो बचता विकल्प है सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी का। इसलिए भारत न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इसलिए बदलाव करने पड़े। चलिए एक बड़ा सवाल, देखिए भारत में वर्तमान में न्यूक्लियर एनर्जी से लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, कितने ऐसे हैं जहां से हम न्यूक्लियर जो प्लांट से हम बिजली प्राप्त कर रहे हैं। तो भारत में बिजली की कुल जरूरतों का मात्र अगर देखा जाए तो 3% ही वर्तमान में हम न्यूक्लियर सेक्टर से प्राप्त कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ जो भी है वो कोयला, तेल, गैस और दूसरे जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनसे बिजली प्राप्त हो रही है। ऐसे में फिर समस्या आ जाती है, और समस्या बड़ी विकराल है कि आर्थिक तरक्की करने की भी चुनौती है, नेट जीरो भी लेकर के पहुंचना है देश को। ऐसे में समस्या है कि अब कैसे बिजली की आपूर्ति करें, तो फिर विकल्प वहीं आता है। अब देखिए कुछ यहाँ पे समस्या रही। देखिए भारत में एक तो जो भी एनर्जी सेक्टर है इसमें अगर हम बात करें तो विदेशी निवेश अब तक नहीं खोला था, निजी क्षेत्र के लिए भी नहीं खोला था, तो निजी क्षेत्र की कंपनियां नहीं आ पा रही, विदेशी निवेश नहीं हो पा रहा, निजी निवेश नहीं हो पा रहा। इसके अलावा भारत ने 2 अपने जो परमाणु परीक्षण किए उसके कारण भी बहुत सी दिक्कतें पैदा हुई कि जो इतना लंबा समय लग गया इस तकनीक को विकसित करने में। क्योंकि एक तो इंदिरा गांधी जी के समय पे किया, एक वाजपेयी जी के समय पे किया, तो पोखरण 1 एंड पोखरण 2 2 न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किए। उसके कारण हम देखते हैं यहां पर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसमें बाधा पहुंची, और अगर हम विदेशी निवेश के लिए खोल देते, निजी क्षेत्र के लिए खोल देते, तो जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर हुआ, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, या फिर हम बात करेंगे सूचना और तकनीक के क्षेत्र में जो क्रांति आई है वो क्रांति हमें यहां भी देखने को मिलती, लेकिन वो यहां हो नहीं पाया, ना तो तकनीक आ पाई ना ही निवेश आ पाया। ऐसे में भारत इस मामले में लगातार पिछड़ता चला गया। अब ये जो बिल लाया गया है इससे क्या बदलाव आएंगे उन्हें समझते हैं। तो देखिए जो शांति बिल लाया गया है इससे केंद्र सरकार का जो कहना, मैं सब वही बातें आपको बोलता हूं कि 1962 में परमाणु ऊर्जा आयोग के लिए हमने कानून बनाया, लेकिन आज के वक्त के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से अब वो कानून हो गया पुराना। ऐसे में एक नया कानून लाना बहुत जरूरत थी, इसलिए ये लाया गया। फिर बदलाव करने की जरूरत थी कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें मिले, एफडीआई को भी मिले, और इसके अलावा जो रेगुलेशन के लिए जो बॉडी है उनको भी अपग्रेड करना बहुत जरूरत थी इस बात की। तो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वो सारी तो नियामक शक्तियां जो है नियामक संस्थाओं की वो बढ़ जाएंगी, और इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए ये सेक्टर खोल दिया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एफडीआई के लिए भी ये सेक्टर खोल दिया जाएगा। देखिए अब बिना विदेशी सहयोग या निजी क्षेत्र के अगर हम ये सोचें कि 2047 तक 100 गीगावाट हासिल कर लेंगे लक्ष्य, तो बहुत मुश्किल था। ऐसे में जरूरत थी कि 1962 के कानून में बदलाव किया जाए, तो ये एक बड़ी जरूरत थी। अब देखते हैं विपक्ष आखिर विरोध कर क्यों रहा है, इस बात को समझते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमेशा विपक्ष ने विरोध किया, विपक्ष ने विरोध किया, तो ये समस्या आती। इसके पीछे रीजन क्या है, इसे जानना जरूरी है कि विपक्ष क्यों। देखिए वो विपक्ष का कहना है कि परमाणु ऊर्जा का जो क्षेत्र है ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसे में निजी कंपनियों को लाना जोखिमपूर्ण है। वे क्यों कहते हैं इन बातों को कि जोखिमपूर्ण है, इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है। वे कहती यहां पर जोखिम है, कहते क्यों जोखिम है, इसे समझते हैं कि भाई जोखिम क्यों बता रहे हैं। वे कहते अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, कहां से मुआवजा दिया जाएगा, इन सारी बातों को, क्योंकि वहां तो सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती। वे कहते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं पहले हो चुकी हैं। 1986 में चेर्नोबिल का हादसा, 2011 में जापान के फुकुशिमा जो संयंत्र था वहां पे भी सुनामी के कारण हम देखते रेडिएशन लीकेज हुए। ऐसे में ये समस्याएं हैं, वे कहते हैं। इसके अलावा यहां पर वे कहते हैं कि कचरे का निपटान कैसे किया जाएगा, इस बात को भी समझना होगा, राइट। तो ये सारी चीजें यहां पर समस्या पैदा करते हैं, तभी पॉसिबल होगा। अगला अगर हम देखें कि शांति बिल के लागू होने से क्या बड़े बदलाव आ जाएंगे, इसे जानना जरूरी है। देखिए नंबर 1,
कि परमाणु ऊर्जा का विस्तार होगा 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का जो पैदा करने का जो लक्ष्य रखा उसका रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे एंट्री मिल रही है, एफडीआई को यहाँ एंट्री मिल रही है। सेकेंडली अगर हम देखें इसमें विदेशी जब सहयोग आएगा तो साथ साथ विदेशी टेक्नोलॉजी भी आएगी और जो छोटे जो रिएक्टर हैं वे यहाँ पर आ पाएंगे। सेकेंडली अगर हम बात करें तो 24/7 का जो स्वच्छ ऊर्जा का जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा और इसके द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था है, रेगुलेटरी जो एजेंसीज हैं उनको इतनी शक्तियां दी जाएंगी कि वो प्रॉपर तरीके से वे सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट लाइसेंस सिस्टम की बात हो रही है, अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा कि कोई भी दुर्घटना होती है तो वहां पर किस तरह से मुआवजा इत्यादि का वितरण किया जाए, नई तकनीकों लाया जाएगा और निजी क्षेत्र के लिए यहां पर इस बिल में रास्ता बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के अगर हम यहां बात करें तो 2047 तक के लिए जो परमाणु क्षेत्र से 100 गीगावाट एनर्जी के लिए जो बदलाव लाने थे, तो शांति बिल उन सारे बिलों को लाने के लिए लाना बहुत आवश्यक था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है ये आपकी समझ बनाने में योगदान देगा, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। ये हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल हजेलास आईएएस, तो आप हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।